नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस इवेंट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन हैं, आइए इनको ओपन करके देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किया जाता है। जो सजीव होते हैं जंतु, उनके अंदर नियंत्रण एवं समन्वय का यानी पूरी बॉडी के अंदर जो नियंत्रण है और एक प्रकार का जो है समन्वय यानी जो तालमेल बिठाने का वो कार्य किया जाता है। वो किन किन से किया जाता है? ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी पेशी ऊतक, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ए और बी दोनों, यानी तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक दोनों मिलकर के ये शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य संपादित करते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 2, रस संवेदी ग्राही किसका पता लगाते हैं? ए स्वाद का, बी गंध का, स्पर्श का, ध्वनि का। तो इसके नाम से ही लग रहा है कि रस संवेदी ग्राही जो होते हैं हमारे मुंह के अंदर, वो यानी स्वाद का पता लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, सूचनाएं तंत्रिका तंत्र के किस भाग द्वारा उपार्जित की जाती है? यानी कि जो सूचनाएं होती है वो तंत्रिका तंत्र के कौन से भाग द्वारा ग्रहण की जाती है? उपार्जित का मतलब ग्रहण की जाती है। कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष द्वारा, द्रुमिका द्वारा या केंद्रक के द्वारा। तो ये तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है बच्चों। इसके अंदर जो सूचनाएं हैं वो यानी द्रुमिका, ये जो इस प्रकार के जो डेंड्रोस कहते हैं जिनको, ये यानी कि निकले हुए होते हैं, ये सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में ग्रहण करते हैं। यहाँ से सूचना जाती कोशिका काय में, और कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष में होते हुए ये जो नोड होते हैं ये यहाँ तक आती है। इसको यानी इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सिनेप्स। तो यहाँ से वापस सूचनाएं एक प्रकार के यानी रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उनके माध्यम से एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका के अंदर स्थानांतरित होते हैं। तो इसके नीचे भी इसी प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं आगे से आगे होती है। तो तंत्रिका कोशिका का ये जो भाग होता है द्रुमिका, इसके द्वारा सूचनाएं ग्रहण की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा से, द्रुमिका द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। जो प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती है उनके नियंत्रण के लिए प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, तंत्रिका कोशिका में, पेशी कोशिका। तो इसका राइट आंसर होगा मेरुरज्जु में, क्योंकि प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती है उनके लिए अगर मस्तिष्क में अगर जाए तो काफ़ी समय लग जाता है उनके अंदर। तो उनके मेरुरज्जु में ही इनकी सारी यानी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो प्रतिवर्ती चाप का निर्माण मेरुरज्जु में होता है। जैसे प्रतिवर्ती जो होती है क्रियाएं, जैसे किसी अपन गर्म वस्तु को छूते हैं तो हाथ को तुरंत पीछे की ओर अपन खींच लेते हैं। तो ये क्रियाएं अगर मस्तिष्क में हो तो मस्तिष्क में सूचना जाती है, फिर मस्तिष्क को सोचने का समय लगता है, तो काफ़ी समय लग जाता है इसमें। तो ये अभिक्रियाएं यानी मेरुरज्जु में ही संपन्न होती है। तो इसका राइट आंसर है मेरुरज्जु। क्वेश्चन नंबर 5, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो मस्तिष्क के 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 6, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला जो भाग होता है वो
अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा अग्र मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क होता है उसमें सोचने वाला जो भाग है, यानी स्मरण शक्ति, याद रखना किसी भी चीज़ को, वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 7, सुनने, सूंघने, देखने के एवं साचर्य के क्षेत्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होते हैं? किसी भी चीज़ को सुनने का, किसी भी चीज़ की गंध का आभास होने का, देखने का, भूख लगने का, ये सारे केंद्र जो होते हैं ये सारे ही मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होते हैं? अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, पश्चिम मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में। तो इसमें राइट आंसर होगा अग्र मस्तिष्क में। तो अग्र मस्तिष्क में ये सारी सूचनाओं के केंद्र स्थित होते हैं। तो इसमें ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अनिच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन, हृदय स्पंदन मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? इसके नाम से ही लग रहा है कि अनिच्छिक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनके ऊपर अपना नियंत्रण नहीं है, वो यानी स्वाभाविक रूप से होती है, वो अच्छी क्रियाएं नहीं है। जैसे रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, अपन रक्तदाब को कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लार आना, वमन, उल्टी होना या हृदय स्पंदन होना, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये सभी अनैच्छिक है क्रियाएं। इनके ऊपर मनुष्य का नियंत्रण नहीं है। मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार या जंतु अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते इनको। तो ऐसी क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। तो मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला, जो कि मेडुला जो कि यानी पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, और अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इसमें राइट आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला जो यानी पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, उसी के द्वारा ये अनैच्छिक जो रिएक्शन है, एक्शन, उनका नियंत्रण होता है। तो इसमें राइट आंसर है मेडुला। क्वेश्चन नंबर 9, मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐसी क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क का वह भाग जो एक तो यानी ऐसी क्रियाओं के लिए, और दूसरा शरीर की स्थिति, यानी एक सीधी रेखा में चलना, शरीर को संतुलन की स्थिति में रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, जो कि ये जो अनुमस्तिष्क है ये यानी पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, और मेरुरज्जु। तो इसका राइट आंसर होगा अनुमस्तिष्क, जो कि पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं दोनों मस्तिष्क के पश्चिम मस्तिष्क का जो पश्चिम मस्तिष्क वाला भाग है वहीं से ही नियंत्रित होती है। अब यानी पश्चिम मस्तिष्क के दो भाग है, एक तो मतलब इसके अंदर ये अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है वो तो मेडुला से, और जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है वो यानी पश्चिम मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क वाले भाग से नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 10, तंत्रिका आवेग द्वारा पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदल लेती है, आकृति बदलने के लिए उत्तरदायी है। जब तंत्रिकाओं के द्वारा जब सूचना इन कोशिकाओं में जाती है, पेशी कोशिकाओं में, तो पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलती है। आकृति बदलने से ही अंग में, हाथ हो गया, पैर हो गया, किसी भी अंग में यानी गति होती है। तो ये जो होती है मसल्स, जो पेशी कोशिकाएं, उनमें आकृति बदलने के लिए उत्तरदायी कौन है? विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। तो राइट आंसर होगा प्रोटीन। पेशी कोशिकाओं में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो तंत्रिका आवेग जो ही इसको मिलता है पेशी कोशिकाओं को, तो पेशी कोशिकाएं या तो सिकुड़ती है या फैलती है, और इनके लिए उत्तरदायी कौन है? एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, पादपों में कोशिकाओं के आकार परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है। देखो, पादपों के अंदर इस प्रकार का प्रोटीन तो नहीं पाया जाता है, लेकिन पादपों के अंदर भी जो कोशिकाएं होती है उनके आकार बदलने के लिए उत्तरदायी कौन है? क्योंकि पादपों के अंदर भी एक प्रकार की गति होती है, तो इसके लिए उत्तरदायी जल है, हार्मोन है, या खनिज लवण है, या CO2। तो जल की मात्रा जब
कोशिकाओं में कम या अधिक होती है तो पादपों के अंदर कोशिकाएं फैलती है या सिकुड़ती है, तो उनके अंदर कोशिकाओं में गति के लिए उत्तरदायी कौन है? जल। 12 नंबर क्वेश्चन, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की दिशिक गति का उदाहरण है? जो पराग जो नलिका होती है वहाँ से बीजांड की ओर वृद्धि करना, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की दिशिक गति का उदाहरण है? जब पादपों के अंदर परागण की क्रिया होती है और परागकण वर्तिकाग्र पर आते हैं और वर्तिकाग्र से वर्तिका के ऊपर जो परागकण है वहाँ से एक प्रकार की पराग नलिका निकलती है। ये जो नलिका है ये पूरी यानी वर्तिका के अंदर गति करती है और गति करती हुई कहाँ तक पहुँचती है? अंड कोशिका तक, बीजांड तक। तो ये जो गति हो रही है ये गति किसके कारण होती है? ए प्रकाशानुवर्तन, बी गुरुत्वानुवर्तन, से रसायनानुवर्तन, दे जलानुवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ए से रसायनानुवर्तन। अगला क्वेश्चन है, एक पादप का प्रवाह प्रायः ऊपर की ओर तथा जड़ सदैव नीचे की ओर गति करता है, ये किस प्रकार का अनुवर्तन है? पादप का प्रवाह यानी पौधे का ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो तना है, वो हरदम ऊपर की ओर गति करता है और जड़ यानी जो मूलांकुर है वो सदैव नीचे की ओर गति करता है। तो ये किस प्रकार का अनुवर्तन है जो कि पादपों में पाया जाता है? ए गुरुत्वानुवर्तन, बी प्रकाशानुवर्तन, से रसायनानुवर्तन और दे जलानुवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वानुवर्तन। लेकिन यहाँ पर भी ये जो गुरुत्वानुवर्तन है ये दो प्रकार का होता है। ये जड़ के लिए तो इसको कहेंगे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, और जो इसका स्टेम है, जो इसका प्रवाह है, उसके लिए ये जो है कि गुरुत्वानुवर्तन के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इसके लिए प्रवाह के लिए ये जो होगा गुरुत्वानुवर्तन, इसको कहेंगे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ए। 14 नंबर का क्वेश्चन, बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर का नम मिट्टी की ओर गति किस प्रकार के अनुवर्तन को दर्शाता है? बीजों का जब अंकुरण होता है तो उसके अंदर मूलांकुर जो कि या नीचे की ओर जिससे जड़ का निर्माण होता है, और एक हिस्सा बनता है प्रांकुर जिससे कि ऊपर वाला जो स्टेम बनता है उसका तना बनता है, तो वो तो ऊपर की ओर गति करता है, और जो मूलांकुर होता है वो गुरुत्वानुवर्ती होता है। लेकिन मूलांकुर जो होता है उसके अंदर एक और प्रकार का अनुवर्तन होता है, वो इनमें से कौन सा है? गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, दे जलानुवर्तन। तो यहाँ पर आ रहा है कि नम मिट्टी की ओर गति। जो मूलांकुर जो होता है जो कि एक प्रकार से जड़ ही होती है, वो हरदम नम मिट्टी की ओर, गीली मिट्टी की ओर या पानी की ओर ही उसकी गति होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा जलानुवर्तन। अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का, पादपों का प्रकाश की ओर मुड़ना अर्थात इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन, किस हार्मोन के कारण होता है? पादप जो है वो प्रकाश की ओर मुड़ते हैं तो उसके अंदर भी एक हार्मोन का योगदान होता है। उस हार्मोन का क्या नाम है? ए जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, दे एब्सिसिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो हार्मोन है ये एक प्रकार का पादपों के अंदर वृद्धि हार्मोन है। यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाया है। ये ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पर पाया जाता है, टिप ऊपर जो होता है अग्रभाग,
किसी भी पौधे का अग्रभाग जहाँ पर नई नई कोपलें निकलती है वहाँ पर ऑक्सीन का निर्माण होता है। तो ऑक्सीन के कारण ही जो भी होता है पौधा उसकी लंबाई बढ़ती है। अगर हम इस भाग को यहाँ से काट दें तो फिर ये पादप इस प्रकार से इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, फिर ये साइडों में से इसकी लंबाई इस प्रकार बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जहाँ ऑक्सीन था इस ऑक्सीन वाले हिस्से को हमने यहाँ से काट दिया। तो काटने से फिर ऑक्सीन का जो निर्माण है वो जो साइडों की जो इसकी ब्रांचेज जो होती है शाखाएं वहाँ पर होना शुरू हो जाता है और जो भी पादप है उसकी लंबाई नहीं बढ़ करके उसकी इस प्रकार से बढ़ना शुरू हो जाता है, चौड़ाई के अंदर बढ़ जाता है पादप। तो इसके अंदर ऑक्सीन इसका आंसर होगा। अब ऑक्सीन इसके लिए उत्तरदायी कैसे है? जब पादप के जैसे इस भाग में, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक और, जैसे यहाँ ये यानी सनलाइट है, यहाँ से सूर्य की रोशनी आ रही इधर इस प्रकार से, तो क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ऑक्सीन का सांद्रण नहीं होकर के ऑक्सीन यहाँ पर जो ये वाला भाग है ये तो यानी प्रकाश वाला हिस्सा है और ये इसका यानी छाया वाला भाग है। तो इस वाले भाग में इसका यानी कि इस ऑक्सीन हार्मोन की जो सांद्रता है वो पौधे के इस वाले भाग में ज़्यादा हो जाती है। किस वाले भाग में? छाया वाले भाग में। जब इस भाग में जो होगा इसके अंदर जब ऑक्सीन का सांद्रण यानी उसी का ऑक्सीन हार्मोन की मात्रा इस वाले भाग में ज़्यादा हो जाती है तो इस ओर की कोशिकाएं ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस ओर की कोशिकाएं ज़्यादा बढ़ेगी तो पौधा अपने को ऐसा लगेगा कि ये सूर्य की जो लाइट आ रही है इसकी ओर झुक जाएगा। तो इस कारण से पौधा ये सूर्य की जो लाइट आती है सनलाइट इसकी ओर इनका झुक जाता है। तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसके लिए उत्तरदायी है ऑक्सीन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, फलों और बीजों में पाए जाने वाला हार्मोन जो कोशिका विभाजन को तीव्र करता है। फल और बीजों के अंदर इस प्रकार का हार्मोन पाया जाता है जो यानी कि कोशिका विभाजन को सेल डिवीजन के लिए उत्तरदायी है। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। राइट आंसर होगा इसका साइटोकाइनिन। यानी साइटोकाइनिन भी एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन ही है क्योंकि ये कोशिकाओं को विभाजन के लिए उत्प्रेरित करता है। तो राइट आंसर होगा इसका साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीन की तरह तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। ऑक्सीन की जो वृद्धि है ऑक्सीन जो होता है वो भी एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। तो ऑक्सीन की तरह ही इसकी वृद्धि के लिए सहायक हार्मोन कौन है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा इसका राइट आंसर जिब्रेलिन जो हार्मोन है ये भी तने की वृद्धि के अंदर सहायक हार्मोन है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? पत्तियां जब यानी मुरझा जाती है तो उसके लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन। यानी जब पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिले तो जो हार्मोन उसके अंदर बनता है पौधे में इसके अंदर कौन सा आंसर होगा? एक ए है साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल और ऑक्सीन। तो इसका राइट आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक जो अम्ल है ये वृद्धि संदमन हार्मोन है यानी ये वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। तो राइट आंसर होगा इसमें एब्सिसिक अम्ल। आपके इस प्रकार से भी आ सकता है क्वेश्चन कि पादपों के अंदर वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो उसका भी राइट आंसर क्या होगा? एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 19, जंतुओं को विशिष्ट
जंतुओं को विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रखने वाला उत्तरदायी हार्मोन है। जंतुओं के अंदर जब यानी एक प्रकार की विषम परिस्थितियाँ आती है, जैसे कि डर लगना, घबराहट होना, तो इस स्थिति में एक प्रकार का हार्मोन जो रिलीज होता है, उसमें कौन सा आंसर होगा? ए एड्रेनलिन हार्मोन, बी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, सी थायरोक्सिन और दे वृद्धि हार्मोन। तो इसका राइट आंसर होगा एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को ही करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस स्थिति के अंदर शरीर को एक प्रकार का यानी संबल देने के लिए एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, इसका योगदान होता है। तो राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 20, हृदय की धड़कन का बढ़ना, पाचन तंत्र एवं त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम होना आदि घटनाओं के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो इसका भी राइट आंसर होगा एड्रेनलिन हार्मोन। क्यों होता है? देखो, हृदय की धड़कन का बढ़ना, जब अपने को कोई डर लगता है या घबराहट पैदा होती है तो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो हृदय की धड़कन का बढ़ना, इसका मतलब ऑक्सीजन की ज़्यादा आपूर्ति, और ऑक्सीजन की ज़्यादा आपूर्ति मतलब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है ज़्यादा। तो ऐसी स्थितियों के अंदर क्या होगा? पाचन तंत्र और रुधिर में, उसका पाचन तंत्र एवं त्वचा में रुधिर की आपूर्ति हो जाती कम। तो इन सब के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन कौन है? वो है एड्रेनलिन हार्मोन। 21 नंबर का क्वेश्चन है, हार्मोन प्रेरित दिशिक वृद्धि पाई जाती है। तो हार्मोन की वजह से जो एक ही दिशा के अंदर जो वृद्धि होती है वो वृद्धि पाई जाती है किनमें? पादपों में। राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, वह हार्मोन जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके, वह हार्मोन है। यानी ऐसा हार्मोन जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, उसके उपापचय का नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। यानी हमारे शरीर के अंदर जब अपने वसा वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं तो मोटापा नहीं बढ़े, और उसको यानी कि नियंत्रण करना ताकि जो जंतु है उसकी वृद्धि के लिए अच्छी स्थितियाँ बन सके, यानी ग्रोथ हार्मोन अच्छी तरीके से काम कर सके। तो उसको करने के लिए एक प्रकार का जो हार्मोन है वो हार्मोन कौन सा है? उसका राइट आंसर होगा से थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड जो होती है ग्रंथि वहाँ से स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा थायरोक्सिन हार्मोन। 23 नंबर का क्वेश्चन है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है। उसका राइट आंसर है आयोडीन। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक अपन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नमक डेली यूज़ होने वाली चीज़ है, तो इसीलिए नमक के अंदर ही आयोडीन मिला दिया गया है। तो आयोडीन क्या करता है? आयोडीन की वजह से ही इस हार्मोन का संश्लेषण हमारे शरीर में अच्छी तरीके से होता रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। 24 नंबर का क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन, जिसको जीएच हार्मोन भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि, वो है पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन, नर और मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करने के लिए उत्तरदायी हार्मोन का युग्म है। नर और मादा में जो द्वितीय लैंगिक लक्षण जो होते हैं उनको उत्प्रेरित करने वाला या उनको प्रेरित करने वाला जो हार्मोन का युग्म है, वो सबसे पहले यहाँ नाम जैसे आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देखना अपने को। नाम आ रहा है नर, सबसे पहले हार्मोन जो होगा वो भी नर वाला ही देखना है, और बाद में आ रहा मादा, तो मादा वाला। तो इसका राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन।
टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन है ये नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, हड्डियों का मजबूत होना, मांसपेशियों का मजबूत होना, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से होती है। इसी प्रकार मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, जो मादा के शरीर में जो चेंजेज आते हैं उनके लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। तो राइट आंसर होगा ए। 26 नंबर का क्वेश्चन, एक हार्मोन जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है और जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है, ऐसा हार्मोन जो हमारे ब्लड के अंदर यानी शुगर को नियंत्रित करता है वो हार्मोन है इंसुलिन। और जब इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित होता है तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और शुगर फिर यूरिन के थ्रू यानी मूत्र के थ्रू बाहर निकलता है। तो यानी इस जो होती बीमारी इसको कहते हैं मधुमेह या डायबिटीज़। 27 नंबर का क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की जब शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो उससे हार्मोन होता है गेंगा या ग्वाइटर रोग। 28 नंबर का क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मैंने भी आपको बताया था मधुमेह रोग। और क्यों होता है इसका रीज़न भी ऊपर मैंने बताया है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ कहलाता है। अंतःस्रावी जो होती ग्रंथि हमारे शरीर में उनसे जो डायरेक्ट ही सीधे ही रक्त के अंदर जो रासायनिक पदार्थ जाता है और वो जो उनके टारगेट अंग होते हैं वहाँ जा कर के वो क्रिया करता है। तो ऐसे जो होते हैं रासायनिक पदार्थ उनको कहा जाता है हार्मोन। तो हार्मोन इस प्रकार से ये आपके यानी 29 जो क्वेश्चन हुए कंप्लीट।